लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया था? तो लास्ट क्लास में आप सभी को सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में बताई गई थी। और यही बोला गया, बेसिकली यही ध्यान रखना था कि जो भी आकृतियां सर्वांगसम होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती है, और बिल्कुल अगर एक जैसी होती है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है यानी इक्वल होता है। तो दो सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा। साथ ही के साथ ये चीज ध्यान रखना था जो इंपॉर्टेंट था कि अगर दो आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों आकृति सर्वांगसम, मतलब एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल बराबर हो सकते हैं, जबकि एक त्रिभुज एक चतुर्भुज के सर्वांगसम कभी नहीं होगा, है ना। तो सर्वांगसम आकृति के क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा तो सर्वांगसम होना जरूरी नहीं। दो चीज याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट क्लास में अगर याद करो तो 3D शेप यानी त्रिविमीय आकृति के बारे में आप सभी को पढ़ाया गया था कि ऐसी आकृति जिसमें तीन विमा हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसे हम त्रिविमीय आकृति कहेंगे। या कह सकते हो कि ऐसी आकृति जो हवा में कुछ स्थान घेरती हो, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अच्छा, इनका भी माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिएगा। चलिए, उसके बाद आपको घनाभ के बारे में पढ़ाया गया था, यानी क्यूबॉइड के बारे में पढ़ाई गई थी। क्यूबॉइड में यह बताया गया कि क्यूबॉइड होता क्या है, घनाभ होता क्या है। फलक, शीर्ष और किनारे, फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में बताए गए थे। फेसेस, एजेस और वर्टेक्स क्या होते हैं। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, फलक की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और शीर्षों की संख्या कितनी होती है? शीर्षों की संख्या 8 आवाज होती नहीं आ है ना। रही है। तो ये चार, आवाज जा रही है मेरी? अगर कोई भी प्रॉब्लम है एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। आवाज में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो एक नहीं बार आ रही लेफ्ट सर करके आवाज। ज्वाइन। आवाज जा रही है हर्ष, एक बार आप लेफ्ट करिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, आवाज आ रही है ना सभी बच्चे? बताओ, सभी लोग लिख के बताइएगा चैट सेक्शन में, आ रही है या नहीं आ रही। चैट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। सभी को जा रही है, दो बच्चों को नहीं जा रही है ना। तो आप लोग दो लेफ्ट कीजिएगा, फिर से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो आवाज आने लगेगी। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं जिसको आप लोग पोल सेक्शन में आंसर करोगे, ठीक है। तो पहला रिकॉल क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। बोला गया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों क्या है? सर्वांगसम है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे बोला जा रहा है कि त्रिभुज पीक्यूआर की ऊंचाई बताइए, यानी एच का मान या पीएस का मान बताइए, ठीक है। तो अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होता है। आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। चलिए ट्राई कीजिए। दो त्रिभुज दिए गए हैं। यहां ये बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है और ऊंचाई आपसे त्रिभुज पीक्यूआर का पूछा जा रहा है। और हाँ नवीन, अगर पोल सेक्शन नहीं आता फोन में तो चैट जब ऑन होगा तो चैट सेक्शन में आंसर करना है आपको, ठीक है। अभी आप सोल्व करिए, ठीक है। अभी आपको सोल्व करना है अपने कॉपी पर। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर का ऊंचाई यानी पीएस का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ट्राई करना है। आपको ये पढ़ा हुआ है, आपको लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम है, चाहे वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज है, तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, है ना। ये आपको बताया गया था, ये एक हिंट भी है। तो आप देखो, अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 है, अब आपसे त्रिभुज पी क्यू आर का ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो कैसे सोल्व करोगे इसे? अच्छा, अब काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो 20 सेकंड और है आपके पास, ठीक है। जल्दी से सोल्व करना है, 20 सेकंड और रुकेंगे, फिर मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। तो अगर आंसर करना है जल्दी से आप आंसर करिए, ठीक है। पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है।
15 सेकंड और, ठीक है, 15 सेकंड और रुकेगी। दस सेकंड, 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड और है। अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जाए पोल सेक्शन में आंसर करिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। और अब अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो, या पोल सेक्शन जिनका भी नहीं आता है ना, अब चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो, लेकिन वही लिखेंगे जो पोल में आंसर नहीं दिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है? सर्वांगसम है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में सर्वांगसम। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सीधे सीधे ये बोलोगे कि सर अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज पीक्यूआर का भी क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और आपको बताया गया कि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, है ना। तो आप बोलोगे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल तो हमें पता चल गया। अब देखो, त्रिभुज पीक्यूआर में क्यूआर की लंबाई यानी इसके आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। आपसे ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, इस तरीके से आप लिखोगे क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि अगर एबीसी का क्षेत्रफल 40 है तो पीक्यूआर का भी 40 होगा, क्योंकि सर्वांगसम है ना। अब आगे आप बढ़ोगे तो बोलोगे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपने पढ़ा है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, जिसे आप बेस और हाइट लिखते हो। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूं तो आप लिखोगे ना 1/2 आधार यानी क्यूआर। त्रिभुज पी क्यू आर में आधार कौन सा है? तो क्यू आर को हम कहेंगे इस त्रिभुज का आधार है, तो हम क्यू आर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर को अगर देखोगे तो त्रिभुज पी क्यू आर का जो ऊंचाई है वो पी एस है, यानी शीर्षलम को ही ऊंचाई कहते हैं, जिसे आप एच भी लिख सकते हो, है ना। तो ऊंचाई के जगह पर हम पी एस लिख सकते हैं, है ना, पी एस। और ये 40 के बराबर है। इतना क्लियर है सभी का? यहां तक क्लियर है? 1/2 गुना क्यू आर गुना पी एस बराबर 40 कैसे लिखा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लिख दिया, है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आप अगर आगे सॉल्व करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 1/2 को तो 1/2 ही लिखोगे। ठीक है, क्यू आर यानी आधार का मान आपको दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख दिया। पीएस, पीएस को आप ऊंचाई लिख दो या एच लिख दो, पीएस को मैं पीएस ही लिख दे रहा हूं। तो इसका मान 40 के बराबर है। ठीक है, यह मान 40 के बराबर है। अब इसको मैं आगे यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा। ठीक है, इस साइड देखो, लाइन के दाएं तरफ। तो यहां पर आपको मिला है 1/2 गुना 10 गुना पीएस बराबर 40। तो यहां से आप अगर पीएस का मान निकालना चाहो तो क्या लिखोगे? पीएस बराबर 40 गुना 2/10, है ना। ये 2 ऊपर जाके 40 से गुना हो गया, 10 नीचे आ गया, तो एक शून्य से शून्य कटेगा और मिला 4 गुना 2 यानी 8, है ना। तो मिला हमारा पीएस का मान 8 सेंटीमीटर। ये क्लियर है सभी का? तो पीएस का मान अगर 8 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ऊंचाई हमारा त्रिभुज का 8 सेंटीमीटर हुआ, है ना। तो त्रिभुज पीक्यूआर का ऊंचाई कितना आया? 8 सेंटीमीटर आया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर था। ये क्लियर है सभी का? सर एक बार और समझा दो वो ऊपर वाला। यहां पर यस सर। देखो ये लिखा है ना 1/2 गुना 10 गुना पीएस बराबर 40। यहां तक समझ में आया जो बॉक्स बना रहा हूं? सर एक बार और समझना। अच्छा हाँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक बार बिल्कुल समझाया जाएगा। आप पूछिए कहां पर डाउट है आपका। ठीक है, देखिए 1/2 गुना 10 गुना पीएस को अगर सोल्व करोगे तो ये 2 क्या होगा? इस तरीके से लिखा गया ना, 1/2 गुना पीएस, सॉरी 10। देखो ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। देखो क्या लिखा है, 1/2 गुना 10 गुना पीएस बराबर 40। यहां से आप अगर पीएस का मान ज्ञात करना चाहते हो, 2 को क्या करोगे? 2 40 के साथ गुना हो जाएगा, है ना। तो पीएस बराबर 40 गुना 2, और ये जो 10 है 10 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो 10 नीचे की तरफ आ गया
तो यहां से हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, बेसिक कैलकुलेशन है, इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। अब देखो, जो बच्चे बोल रहे रिपीट करने के लिए, एक बार ध्यान से सुनिए। इसमें सीधे सीधे कुछ नहीं किया गया, सीधे यही बोला गया त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर अगर सर्वांगसम है तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। एबीसी का क्षेत्रफल अगर 40 है तो पीक्यूआर का भी क्षेत्रफल 40 ही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब त्रिभुज पीक्यूआर में आधार का मान आपको 10 दिया गया है, ऊंचाई का मान आपको पता करना था। तो ये फॉर्मूला था आपके पास, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार का मान रख दिया, क्यूआर का मान रख दिया 10। पीएस हमारा ऊंचाई था जो हमें पता करना था, तो पीएस का मान अगर 8 आया, इसका मतलब आप कह सकते हो ऊंचाई का मान ही 8 सेंटीमीटर आया है आपका। ठीक है, ये क्लियर है सभी का? इतना समझ में आया या नहीं? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, तो जब भी किसी भी त्रिभुज में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, आधार दिया गया है, तो ऊंचाई आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का फार्मूला लगाओगे, वहां से ऊंचाई आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये अगर समझ में आ गया कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। देखो, आज हमें पढ़ना है क्यूब क्या होता है, यानी घन क्या होता है। घन के फेसेस, एजेस और वर्टेक्स, यानी फलक, किनारे, शीर्ष। तो ये पढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड पढ़ा, यानी घनाभ पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में। घनाभ में आपको यह बताया गया था कि फलकों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है और शीर्षों की संख्या 8 होती है। किसमें? घनाभ में। तो जो घनाभ में होता है वही घन में भी होता है। घन में भी आप कहोगे कि फलकों की संख्या 6 होती है सर, किनारों की संख्या 12 होती है और शीर्षों की संख्या 8 होती है। तो जो घनाभ में होता है वही घन में भी होता है। अब बोलोगे सर क्यूब होता क्या है, घन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा कि घन एक त्रिविमीय आकृति है, 3D शेप है ना, क्योंकि इसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, हवा में कुछ स्थान घेरती है, तो घन कहेंगे उसे, त्रिविमीय आकृति कहेंगे। और त्रिविमीय आकृति का एक उदाहरण घन है। ठीक है, चलिए, आप अपने डेली लाइफ में क्या देखते हो घन के जैसा? तो डाइस, यानी लूडो खेलते वक्त जो पासा का यूज करते हो, है ना, वो पासा घन है। ठीक है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के सभी बराबर होते हैं। तो अगर हम लिखे एक त्रिविमीय बंद आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, उसे क्या कहेंगे? ऐसे आकृति को हम क्यूब कहेंगे या घन घन कहेंगे, है ना। क्यूब कहेंगे या घन कहेंगे। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि कोई ऐसा घन, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए उसे ही हम घन कहते हैं। ठीक है, तो आप अगर घनाभ बनाते हो तो क्या करते हो? इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रखते हो, है ना। अगर इस तरीके की आकृति आप बनाओगे आयताकार फलक से, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उसे आप घनाभ कहते हो जनरली। तो इसकी कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है और कुछ ऊंचाई होती है, और ये तीनों अलग अलग होते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर अलग अलग हो जाए तो उसे हम घनाभ कहेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए तो उसे हम घन कहेंगे। तो ये समझ में आया कि घनाभ और घन में अंतर क्या है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। किसी घनाभ की ही अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर दोगे तो उसे हम घन कहने लगते हैं। घनाभ का एक स्पेशल केस है। ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब आपको इतना पता है कि ये घनाभ को ही अगर घन कहते हैं, घनाभ का एक स्पेशल केस है, तो घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है, शीर्षों की संख्या 8 होती है। तो घन में भी बिल्कुल वही चीज होगा, शीर्ष किनारे फलक होते तो वही चीज है, संख्या भी वही होगी, है ना। घन आप बनाओगे कैसे? तो जिस तरीके से घनाभ बनाने के लिए आप एक स्क्वायर बनाते हो, सॉरी, घनाभ बनाने के लिए आप एक रेक्टेंगल बनाते हो, आयत बनाते हो, तो घन बनाने के लिए आप एक स्क्वायर यानी एक वर्ग बनाओगे, है ना। तो 2 वर्ग बनाओगे इस तरीके से, और इन दोनों वर्ग को इस तरीके से आप अगर जोड़ दिए तो ये हमारे सामने घन तैयार है। इसे हम घन कहेंगे या क्यूब कहेंगे। ठीक है, अगर इसमें आप फेसेस की संख्या की बात करोगे तो मैं कहूंगा फेसेस यानी फलकों की संख्या कितनी होती है? फलक की संख्या 6 होगी। किनारों
की संख्या 12 होगी और शीर्षों की संख्या 8 होगी। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, अभी अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ये सभी को आपको बताया भी गया था। फेसेस होता क्या है, किनारा क्या होता है, जहां पर भी दो फलक मिलते हैं वहां किनारा बनेगा। घनाभ में जैसा बताया गया था बिल्कुल वैसा ही होगा। जहां पर 3 किनारे मिलते हैं वहां पर एक शीर्ष बनता है, ये भी घनाभ में बताया गया था, बिल्कुल सेम चीज यहाँ भी लिखा गया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, फलकों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 और शीर्षों की संख्या 8। ये सभी ने नोट कर लिया। तो अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि किसी घन में किनारे कितने होते हैं। तो किनारों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो आंसर करना है पोल सेक्शन में। घन में कितने किनारे होते हैं, अभी अभी आपको बताया गया 9 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं या 10 होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, घनाभ में या घन में किनारों की संख्या बराबर ही होते हैं, जितने घनाभ में होते हैं उतना ही घन में भी होंगे। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 15 सेकंड मिलेगा, क्योंकि कुछ भी इसमें सॉल्व नहीं करना। सिर्फ आपको अगर याद है तो 5 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। देखिए किनारों की संख्या क्या होती है। 10 सेकंड और रुकेंगे बस। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। तो किसी घन में कितने किनारे होते हैं, तो आपको पता है जितने घनाभ में होते हैं उतने ही घन में भी होते हैं। किनारे होता क्या है, देखो ये 4 ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ना, 4 किनारे आपको ऊपर में दिख जाएंगे। जहां पर भी दो फलक मिलते हैं वहां पर किनारा बन जाता है, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। 4 किनारे आपको नीचे की तरफ दिख गए, है ना। तो सबसे पहले 4 हमें दिखा ऊपर की तरफ, फिर 4 दिखा नीचे की तरफ, और देखो ध्यान से, तो ये 4 इनको जोड़ने वाले, है ना। तो 4 और दिख गए इनको जोड़ने वाले, है ना। तो 4 और दिख गए, तो हम सभी को अगर जोड़ दे तो हमारे पास आंसर कितना आया, टोटल 12 किनारे होते हैं, है ना। तो किनारों की संख्या घन में 12 होती है, सीधे सीधे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें बोला गया है किसी घनाभ की अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो ऐसे घनाभ को हम क्या कहेंगे, ए बी सी या डी। ये देखिए क्या होगा आपका सही आंसर, और आंसर पोल सेक्शन में देना है आपको। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो ऐसे घनाभ को आप क्या कहोगे, घन कहोगे, शंकु कहोगे, गोला कहोगे या बेलन कहोगे। सर जी मेरे मेरे में फोल सेक्शन नहीं है। ठीक है नवीन, अगर पोल सेक्शन नहीं आता ना तो चैट सेक्शन में आंसर देना है आपको। ठीक है, पोल सेक्शन आता है तब पोल सेक्शन में जरूर आंसर करें, मैं बार बार यही कहता हूं। अगर पोल नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर आपको चैट में आंसर देना है। चलिए 5 सेकंड और रुकते हैं, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने आंसर दे भी चुका है। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल एंड कर रहा हूं और आपका चैट सेक्शन अब ओपन है। तो जिनका भी पोल नहीं आ रहा था अब आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी का दीपक, दीपक के नाम से जो भी बच्चे हो अपना माइक आप बंद करो प्लीज। चलिए, तो ये आपको अभी अभी कई बार बताया गया कि किसी घनाभ की अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए, आपको पता है घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बराबर कर दोगे, सभी के मान बराबर कर दोगे, तो ऐसे आकृति को हम घन यानी क्यूब कहते हैं, है ना। तो सीधे सीधे आपको याद रखना है कि घन क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो उसे ही हम घन कहेंगे। तो ऑप्शन बी, सी, डी, जिस किसी का आंसर नहीं था लगभग सभी के आंसर ऑप्शन ए ही थे, तो आप सभी के आंसर सही थे, है ना। तो ये सभी को क्लियर है, दो क्वेश्चन काफी आसान से थे, इतना क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखें हमें क्या पढ़ना है। देखिए क्यूबॉइड यानी घनाभ, तो घनाभ के बारे में अब क्या पढ़ने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया। और ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। टोटल सरफेस एरिया किसी क्यूबॉइड का यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उनके पृष्ठों का क्षेत्रफल, है ना। कुल लिखने का क्या मतलब हुआ, टोटल, है ना, कुल का मतलब टोटल। तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे टोटल सरफेस एरिया होता क्या, फिर ये देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करके बताइए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है। अच्छा आसमा के नाम से जो बच्चे हो अपना माइक का आप बंद करिएगा प्लीज। चलिए तो देखिए क्या लिखा है, किसी घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में कई बार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के पूछा जाएगा या कई बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा जाएगा, तो दोनों अलग नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा जाए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा जाए, दोनों ही बात सेम है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हर एक बार टोटल सरफेस एरिया पूरा नाम नहीं लिखा जाता, तो हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में टीएसए लिख देते हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, टीएसए लिखेंगे, ठीक है। तो आप टीएसए जब भी लिखा हुआ देखो, टीएसए का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। माइक बंद रखोगे तभी सभी को आवाज जाएगी, है ना। बार बार अगर माइक ऑन करोगे तो फिर किसी को आवाज नहीं जाएगी, तो माइक बंद रखना है, अदरवाइज जब मैं बोलूंगा नहीं एक एक करके सभी को रिमूव करूंगा। जिनका भी माइक अब ऑन मिलेगा मैं इस क्लास से आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो माइक बंद रखना है अपना। चलिए तो टीएसए का मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, तो सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है ना। अच्छा होता क्या है टोटल सरफेस एरिया, तो ये तो आपको पता है, हाँ ये आपको पता है कि किसी भी घनाभ में कितने फेसेस होते हैं, तो आप बोलोगे किसी भी घनाभ में जो फेसेस होते हैं, फलक होते हैं, वो 6 होते हैं। अब इन सभी 6 फलकों के कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा, कुछ तो एरिया होगा, है ना। अगर मान लो आप अपने जिस भी रूम में आप बैठे हो, आपके फर्श का कुछ तो क्षेत्रफल होगा, कुछ एरिया होगा। इसी तरीके से आपके दीवार का कुछ क्षेत्रफल होगा, आपके छत का कुछ क्षेत्रफल होगा। तो इन्हीं सभी 6 फेसेस को अगर आप जोड़ दो, है ना, तो इन्हीं का टोटल जो आता है, उन्हीं टोटल को हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। ये एक फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए, जो सीधे सीधे आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्या लिखा है, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। मतलब कोई अगर घनाभ आपको दिया गया है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर दी गई है LBH, तो आप बोलोगे टीएसए का फॉर्मूला जो होता है टोटल सरफेस एरिया बराबर 2L इंटू बी मतलब लंबाई गुना चौड़ाई प्लस B गुना H मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस H गुना L मतलब ऊंचाई गुना लंबाई, सॉरी ऊंचाई गुना लंबाई। तो क्या बोलोगे, टीएसए बराबर 2 ब्रैकेट लिखोगे लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सीधे सीधे आप सभी को नोट करना है अपने कॉपी में। सभी ने नोट कर लिया तो वाई लिख के बताइएगा, ठीक है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ सर। ये टीएसए का फॉर्मूला है, सीधे सीधे टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। अच्छा पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, आप इसको पूरी चीज को लिख नहीं पाओगे इतना जल्दी, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिए बस, टीएसए बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। चलिए लिख लिया सर। अब ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, है ना, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है।
तो इसको समझने के लिए हम एक घनाभ बना लेते हैं, है ना, एक घनाभ बना लेते हैं। अच्छा हाँ तनु, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार ध्यान से भी सुनिए, सारी चीज समझ में आ जाएगी। जो फार्मूला भी बताया गया उसी को हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, कि फार्मूला आया कहां से। ठीक है, चलिए। तो ये क्या दिख रहा है आपको? आप सभी लोग बोलोगे सर ये तो घनाभ है ना, क्यूबॉइड है। अब इसका टीएसए, अगर हम ये देखते हैं कि इसका टीएसए या टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसके 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। इन सभी फलकों को अगर हम इनका क्षेत्रफल जोड़ दें, सभी फलकों का क्षेत्रफल अगर जोड़ दोगे तो उसी को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, उसी को टीएसए कहते हैं, उसी को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। ठीक, अब जिस भी रूम में आप बैठे हुए हो, जो भी बोल रहा हूं उसको इमेजिन करते जाइएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। जिस भी रूम में आप बैठे हुए हो, जिस भी कमरे में बैठे हो, उस कमरे को देखो, उसकी एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, है ना। सबसे पहले उसमें 6 फेसेस है, 4 दीवार है, एक फर्श है, एक छत है, तो 6 फेसेस हो गए, 6 फलक हो गए, इन्हीं को फलक कहते हैं। तो सबसे पहले आप आधार को देखो, फर्श को देखो, जिसे मैं अभी काले कलर से रंग के दिखा रहा हूं, है ना। इस फर्श को देखो, तो इस फर्श में आपको क्या दिखेगा? इस फर्श की एक लंबाई होगी, आपके कमरे की कुछ तो लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? फर्श कैसा है? एक आयतकार शेप का है, मतलब एक रेक्टेंगुलर है ना। जो फर्श है आपका वो एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल यानी आयत के शेप में है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, इतना याद है सभी को। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है, तो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होगा या नहीं, ये बताइए। होगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई लिख दिया, ये है फर्श का क्षेत्रफल, नीचे वाले जमीन का क्षेत्रफल। अब ये बताओ, अगर फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है तो फर्श और छत का क्षेत्रफल बराबर होगा या नहीं होगा? तो फर्श के सामने जो दिख रहा है आपको छत, छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल बराबर होते हैं ना, तो ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो छत में भी आप लिखोगे एल इंटू बी, है ना, क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल एल इंटू बी के ही बराबर है ना। तो छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मैं मिटा के यहाँ पर लिख रहा हूँ एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी। तो यहाँ पर क्या क्या दिखा? ये हमें दिखा छत का क्षेत्रफल, सॉरी फर्श का क्षेत्रफल, फिर एल इंटू बी दिखा छत का क्षेत्रफल। तो ये दो फेसेस का दिख गया हमें। अब आप देखो, अगर मैं बोलूं कि आप अपने बाईं तरफ वाली दीवार को देखो, जो आपके बाईं तरफ दीवार है, इस वाले दीवार को जो मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है, इसे आपको देखना है। तो इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? इस दीवार का क्षेत्रफल बोलोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसमें एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है ना। दीवार में एक ऊंचाई है और एक चौड़ाई है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बी इंटू एच होगा, क्योंकि यह भी एक आयत है, इसका भी क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये आधार और ऊंचाई यानी बी इंटू एच होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बी इंटू एच। कितना क्लियर है? तो बाईं तरफ वाली दीवार का क्षेत्रफल बी इंटू एच होगा। जहां पर डाउट होगा वहीं पे चैट सेक्शन में लिख देना है। इतना क्लियर है? तो बाईं तरफ वाली दीवार का क्षेत्रफल बी इंटू एच आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके सामने जो दीवार आपको दिख रही है ना, जो दीवार इसके जस्ट सामने, मतलब दाईं तरफ वाली दीवार को देखो, तो दाईं तरफ वाली दीवार का भी क्षेत्रफल बी इंटू एच होगा, है ना। दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो बाईं दीवार और दाईं दीवार का क्षेत्रफल बी इंटू एच आ गया, क्योंकि इसमें भी एक चौड़ाई, इसमें भी एक ऊंचाई, है ना। तो ये बी इंटू एच इंटू बी इंटू एच आपको दिख गया, है ना। तो अब तक देखो आपने क्या क्या निकाला। अब तक आप बोले सर ये हमारा फर्श का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वाला हमारे पास छत का क्षेत्रफल है, ये बाईं तरफ वाली दीवार का क्षेत्रफल है, ये दाईं तरफ वाली दीवार का क्षेत्रफल है। अब क्या बचा? अब एक दीवार होगा जस्ट आपके सामने, जैसे भी आप बैठे हुए हो, जस्ट आपके सामने जो दीवार दिख रहा है, जिसे मैं अभी ब्लू कलर से रंग के दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाली दीवार को देखो। ये जो आपके सामने की तरफ जो दीवार दिख रही है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सब बोलोगे इसमें
हमें एक तो लंबाई दिख रही है ना, एक तो लंबाई दिख रही है और ये ऊंचाई दिख रही है, ये हमें ऊंचाई दिख रही है कमरे की। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप बोलोगे L इंटू एच या H इंटू एल, कुछ भी लिख सकते हो, L इंटू एच भी लिखोगे या H इंटू एल लिख सकते हो, दोनों ही सही है। तो सामने की दीवार L इंटू एच जो आपको सामने दिख रही है, L इंटू एच हो गया। अब इसके पीछे की दीवार के बारे में सोचो, जो आपके पीछे में दीवार है जिसे आप नहीं देख पा रहे होगे, उसका भी क्षेत्रफल L इंटू एच होगा, जो अभी मैं हरे कलर से रंग के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये वाली दीवार को देखो, तो ये आमने सामने की जो भी दीवारें हैं वो बराबर होगी। तो आपके सामने जो दीवार है वो अगर L इंटू एच है तो पीछे वाली दीवार भी L इंटू एच हो जाएगी, तो ये पीछे वाली दीवार भी L इंटू एच हो गई। अब यहां से आपको क्या दिखा? देखो 6 फेसेस के क्षेत्रफल यहां पर लिखे गए, फर्श का, छत का, बाईं दीवार, दाएं दीवार, सामने की दीवार, पीछे की दीवार, तो ये 6 के 6 फलक के क्षेत्रफल है। अब यहां पर देखो, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखूं P इंटू क्यू, P इंटू क्यू को आप पी क्यू भी लिख सकते हो, अलजेब्रा में ऐसा लिखा जाता है ना, P इंटू क्यू को पी क्यू लिख सकते हो। अगर मैं लिख रहा हूँ x इंटू वाई, x इंटू वाई को आप एक्स वाई लिख सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं L इंटू बी लिख रहा हूँ तो इसको आप क्या लिखोगे? एल बी लिख सकते हो, तो आप लिखे एल बी प्लस एल बी, 2 बार एल बी लिख दिया, 2 बार आप बी एच लिखोगे, बी एच प्लस बी एच, फिर 2 बार आप एल एच लिखोगे, एल एच प्लस एल एच, है ना, 2 बार एल एच लिख दिया। अब एल बी प्लस एल बी जुट के कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ोगे 2 एल बी आएगा, है ना, एल बी प्लस एल बी 2 एल बी आएगा। बी एच को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 बी एच, है ना, 2 बी एच मिला। एल एच को जोड़े तो आपको मिलेगा 2 एल एच, है ना, 2 एल एच मिला। तो इन सभी में आपको क्या दिख रहा है? इन सभी के सभी में 2 आपको कॉमन दिख रहा है ना, 2 सभी में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आपको क्या मिला? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना, यही मिला। या इसको अरेंज करके हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना, एल बी बी एच एच एल, ऐसे लिखते हैं, ये टीएसए का फॉर्मूला है। अब समझ में आया सभी को किस तरीके से फॉर्मूला आया? फॉर्मूला कहां से आया? बस 6 दीवारों का क्षेत्रफल है, 4 दीवार, एक छत, एक फर्श, ये 6 का क्षेत्रफल यहां पर जोड़कर लिखा गया है 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। अच्छा, अब आप ये बताइएगा, अब ये बताइएगा, अगर आपने कैलकुलेट किया, आपका आंसर आया 100, तो आपका इकाई क्या होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा? टीएसए के लिए अगर मैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछूं तो इसका इकाई सेंटीमीटर वर्ग लिखोगे या सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे? ए या बी? अगर आपको लगता है वर्ग तो ए लिखिए, क्यूब तो बी लिखिए। तो मैक्सिमम लोग का आंसर है क्यूब, है ना, बी। चलिए देखिए, यहां समझिए, टीएसए का नाम को ध्यान से पढ़ो, है ना। देखो क्या है? टोटल सरफेस एरिया, यहां पर देखिए क्या है, ये एरिया है ना। हिंदी में क्या नाम है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल ना, यानी एरिया है। और एरिया का इकाई क्या होता है? वर्ग इकाई होता है, यानी ऑप्शन ये वाला सही होगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना सही होगा, क्यूब लिखना गलत होगा, है ना, बी लिखना गलत होगा, क्योंकि टीएसए क्या है? एक प्रकार का क्षेत्रफल है, तो वो किसी का भी क्षेत्रफल हो, घन का हो, घनाभ का हो, शंकु का हो, बेलन का हो, क्षेत्रफल का इकाई आपको बताया जा चुका है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में लिखते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इकाई। क्लियर है? तो क्यूब लिखना आपका गलत हो जाएगा, आपको लिखना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग इकाई के साथ आप अपना आंसर लिखोगे। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिख रखा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक नहीं लिखा तो जल्दी से इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर यह बताया गया है कि क्षेत्रफल का मान जो होगा हमेशा इकाई, वर्ग इकाई के साथ लिखा जाएगा, मतलब या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखोगे या मीटर स्क्वायर में लिखोगे। अगर भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, भुजाएं मीटर में दी गई है तो मीटर स्क्वायर में लिखोगे। ठीक है, इतना क्लियर है? तो वाई लिख के बताइए, फॉर्मूला सभी को नोट करना है। अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है काफी आसान सा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है 15, 10 और 20।
आपसे इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है। तो देखिए क्या आंसर होगा। जो अभी फॉर्मूला अभी पढ़ाया गया उस फॉर्मूला को यूज करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान उसमें डालने हैं, सही सही सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आंसर आने वाला है आपको। अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है तो टीएसए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप काफी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास। चलिए सोल्व कीजिए और सभी को पोल सेक्शन में आंसर देना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मतलब एल बी एच का मान दिया गया है ना। फॉर्मूला सीधे सीधे आपको पता है। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। तो फॉर्मूला में सीधे सीधे मान रखना है, उसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। विशाल, विशाल के नाम से जो है बच्चों अपना माइक आप बंद करो प्लीज। चलिए 5 सेकंड और रुका जाएगा, 5 सेकंड में इस पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को मैं बनाऊं, ठीक है, मैं डिस्कस करूं, ठीक है। अच्छा, आसमा के नाम से जो है बच्चों आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद कर दो प्लीज। चलिए 5 4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और आंसर आपको चैट सेक्शन में देना। अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया गया है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के मान दिए गए, क्रमशः का मतलब होता है कि लंबाई का मान 15 सेंटीमीटर हुआ, चौड़ाई का मान 10 सेंटीमीटर हुआ, ऊंचाई का मान 20 सेंटीमीटर हुआ, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, जिसे आप टीएसए कहते हो, है ना। टीएसए का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहोगे, जो भी चीज दी गई है आप बोलोगे एल का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर, है ना। बी का मान कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, एच का मान कितना गया, ऊंचाई का मान 20 सेंटीमीटर, है ना। ये सभी मान दिए गए। आपसे पूछा जा रहा है टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप बोलोगे एल इंटू बी, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही फॉर्मूला है, सभी को अभी लिखाया गया था। टीएसए का फॉर्मूला यही होता है। अब सभी के मान रख दो, 2 के जगह पर तो 2 ही लिख दिया, एल के जगह पर लंबाई यानी 15 सेंटीमीटर रखा जाएगा, है ना 15, बी के जगह पर चौड़ाई यानी 10 सेंटीमीटर रखा जाएगा, फिर से बी के जगह पर मैं 10 रखा, एच यानी ऊंचाई का मान 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर रख दिया, एच का मान फिर से 20 रख दिया गया और एल यानी लंबाई का मान 15 सेंटीमीटर रख दिया, है ना। अब ये जो इक्वेशन लिख के आया
बस इसको आप सावधानी से सोल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। 2 15 गुना 10 आपका आया 150, 10 गुना 20 आया 200, और 20 गुना 15 आएगा 300, है ना, 300। यहां से आपको क्या मिलेगा, 300 में 200 जोड़ा 500 मिला, 500 मिला, 500 में 150 जोड़ेगा तो आपको मिलेगा 650, 650, और इनको जैसे ही गुना करोगे आपको कितना मिलेगा, 1300, 1300। और आंसर क्या लिखोगे, इकाई क्या डालोगे, अभी आपको बताया गया टीएसए एक क्षेत्रफल है, तो इसका इकाई जो होता है वर्ग इकाई के साथ लिखते हैं, और भुजाएं यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सेंटीमीटर में दी गई है, तो इकाई हमारा सेंटीमीटर वर्ग होगा, तो आंसर क्या होगा, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये समझ में आया सभी को। बस फॉर्मूला यूज करना है, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है टीएसए का, तो फिर काफी आसान क्वेश्चन था, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना था। तो जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और फिर बाद में क्लास के बाद खुद से इसे सोल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें समझ में नहीं आने की कोई बात नहीं है, बस सीधे सीधे एल बी एच के मान ही रखे गए हैं और बस इसको सोल्व किया गया है। खुद से ट्राई करोगे समझ में आ जाएगी सारी चीज। बस ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में मान भरे गए और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगले क्वेश्चन में इस बार आपको एक घनाभ की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको बताया गया कि एक ही चीज होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया गया है, लंबाई चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई कितना होगा, तो बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, जो जो मान दिए गए हैं उसके मान रख देने हैं, और जो भी इक्वेशन आएगा, जो भी समीकरण बनेगा उसको सोल्व करते जाए, आंसर आ जाएगा। तो पहले खुद से ट्राई करना है। देखिए, अगर लंबाई चौड़ाई दी गई है, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दी गई है, तो ऊंचाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे। और हाँ, आज क्लास के एंड में जब क्लास खत्म होगी, जब आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो होमवर्क नोट करने के बाद कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा। आज क्लास के एंड में रुकना है सभी को, ठीक है। क्लास के एंड में कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, होमवर्क नोट करने के बाद सभी लोग रुकेंगे। देखिए, घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। जो जो भी मान दिए गए हैं सबसे पहले आप उन्हें लिख दो, फिर टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लिखना है, जो जो मान दिए गए हैं उनके मान रख दो, इक्वेशन सोल्व करना है आपको, ठीक है। वहां से एच यानी ऊंचाई का मान पता चल जाएगा। ये हिट था आप सभी के लिए। चलिए, अब तक काफी बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, जल्दी से सोल्व करना है आपको। बीस सेकेंड और रुकते हैं, ठीक है, आखिरी 20 सेकेंड और है, फिर डिस्कस किया जाएगा। पंद्रह सेकेंड और, आखिरी 15 सेकेंड और है। 10 सेकेंड और।
चलिए, अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें। 5 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 5 सेकंड। अब मैं पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। 5 4 3 2 1। तो पोल आपका एंड किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। अब देखिए, यहां पर बोला गया है कि एक घनाभ की ऊंचाई आपको बताना है ना। ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है इस बार, लंबाई और चौड़ाई दी गई है। मतलब यहां से सबसे पहले तो यह समझ में आ रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं हुआ कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देकर आपसे टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया पूछी जाएगी, है ना। क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया देके लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, उल्टे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या करोगे, जो जो दिया गया है सबसे पहले तो वही लिखेंगे, है ना। तो लंबाई का मान 5 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दे रहा हूं एल का मान 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी बी का मान 4 सेंटीमीटर मैं लिख दे रहा हूं। और क्या दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसे मैं लिख देता हूं टीएसए। तो टीएसए का मान दे रखा है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या जा रहा है, ऊंचाई यानी एच, तो एच का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो एच का मान मैं लिख दे रहा हूं इक्वल टू 1, है ना। एच का मान पता करना। अब आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप यहीं पर देखो, लंबाई चौड़ाई दी गई है, टोटल सरफेस एरिया दिया गया, सारा से लिखा गया है, ऊंचाई पूछी जा रही है। टीएसए दिया गया है तो टीएसए का फॉर्मूला लिखोगे आप। बोलोगे टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। अच्छा, इंटू मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है L इंटू बी लिखे या LB लिखे, ये दोनों सेम चीज है ना। L इंटू बी को मैं LB लिख दिया, ठीक है। अब इसी का मान जो है, इसी का मान आपको 94 दिया गया है ना। टीएसए का मान आपको दिख रहा है 94 के बराबर, तो टीएसए यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर मैं लिख दिया। अब आगे बढ़ो, यहां से आप सोल्व करोगे, क्या मिलेगा, 2 को तो 2 लिख दिया। एल का मान कितना है, आप बोलोगे एल का मान 5 सेंटीमीटर है, तो 5 लिख दिया। बी का मान कितना है, तो बी का मान 4 सेंटीमीटर है, 4 लिख दिया। फिर से बी है तो बी का मान 4 लिख दिया। और एच का मान हमें नहीं पता, ये ध्यान दीजिएगा, एच का मान हमें नहीं पता, यही तो पता करना है। तो यहां पर लिख दिया 4H, 4 गुना H यानी 4H प्लस H गुना L, तो H का मान तो नहीं पता, L का मान हमें पता है 5। तो 5 को जब H के साथ गुना करोगे, 5 गुना H कितना आएगा, 5H के बराबर आएगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 5H, ठीक है। तो ये समझ में आया सभी को, 5 गुना 4 फिर 4H प्लस 5H, बी और L का मान रख दिया, H का मान नहीं रखा क्योंकि H हमें नहीं पता है, वही तो पता करना था। अब आगे बढ़ते, 2 को तो 2 ही लिख दे रहा हूं, 5 गुना 4 गुना करोगे तो 20 मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ के देखो, है ना, इन दोनों को आप जोड़ोगे, 4H और 5H को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9H। 5 और 4 को जोड़ा तो 9 मिल गया, और यहां से मिल गया 94 के बराबर। अब आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 20 प्लस 9H, तो 20 प्लस 9H का मान मिलेगा 94 बटा 2, 94 को 2 से मैं भाग दे रहा हूं, और ये आपको मिलेगा 47 के बराबर, है ना। 94 बटा 2 कितना होगा, 94 बटा 2 47 के बराबर होगा। आप 2 से 94 को काटोगे, 47 बाद में कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको मिल रहा है 20 प्लस 9H, इसका मान 47 के बराबर। यहां से 9H का मान कितना होगा, आप बोलोगे 47 माइनस 20, इस वाले 20 को अगर मैं दाईं तरफ ले गया तो घटा दिया, यानी 9H का मान कितना आया, 9H का मान 47 में से 20 घटाया 27 के बराबर आया, और यहां से H का मान आ गया 27 बटा 9 यानी 3 सेंटीमीटर, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है सभी को, अगर इतना समझ में आया तो वाई लिख के बताइए। जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर खुद से आपसे हो जाएगा तभी आप सीखोगे, है ना। बिना सॉल्यूशन को देखे हुए खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए, यहां से ये समझ में आया हमें। अच्छा मेहताब, आप बताओ क्या नहीं समझ में आया, कहां पर से डाउट है, माइक ऑन कीजिए और माइक ऑन करके पूछ लीजिए सर ये अगर आप कहीं नहीं पर है कोई भी डाउट है। के बाद नहीं समझ में आया। कहां पर बताइए, कौन से स्टेप आप बताइए। सर ये 94 94 यहां पर,
अच्छा देखो, मैं सारी ही चीज को एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, एक बार समझ लेना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई और टोटल सरफेस एरिया ने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दी गई थी, ऊंचाई पूछी जा रही थी। तो टीएसए का फॉर्मूला लिख दिया और कुछ नहीं किया। यहाँ पर टीएसए का फॉर्मूला लिख दिया और टीएसए का मान लिख दिया जो दिया गया था, है ना। टीएसए का मान 94 के बराबर दिया गया था, वही तो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो भी फॉर्मूले थे उसमें सभी के मान, जो जो भी मान आपको दिया गया था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का, वो मान भर दिया। लंबाई का मान 5, चौड़ाई का मान 4 और ऊंचाई का मान जहां नहीं दिया था तो एच की जगह पर एच ही लिख दिया। अब 5 गुना 4 किया तो 20 आया, 4h और 5h को जोड़ा तो 9h आया, है ना। तो यहां से मिला 2 गुना 20 प्लस 9h बराबर 94, ठीक है। अब इसके आगे हम जब सोल्व कर रहे हैं तो ये दो जो है, ये दो बाईं तरफ जाके 94 से भाग लग जाएगा और ये 47 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस स्टेप में हमें मिला 20 प्लस 9h बराबर 47। अब 20 प्लस 9h अगर 47 आप लिख चुके हो तो 9h का मान कितना होगा? 9h बराबर 47 में 20 को घटा दोगे, है ना, 20 को घटा दिया तो 9h बराबर 47 माइनस 20 मिल गया। अब यहां से 47 में से 20 घटाया तो 27 मिला। अब 9h का मान अगर 27 के बराबर है तो h का मान कितना होगा? 3 के बराबर होगा ना, 9 इंटू 3 27, h का मान 27 बटा 9 लेफ्ट यानी मत 3 कीजिए, सेंटीमीटर, देख रही हूँ कि आप ठीक लोग है। लेफ्ट कर रहे हैं ना, लेफ्ट मत कीजिए प्लीज। तो आंसर 3 सेंटीमीटर है। अब क्लियर है? चलिए, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर था। अच्छा, किसी का अगर माइक ऑन है तो माइक आपको बंद रखना है। और हाँ, क्लास कोई भी अभी लेफ्ट नहीं करेगा। आपको कई बार बोला गया है कि क्लास आज एंड तक रुकना है और क्लास के एंड में होमवर्क नोट करने के बाद भी आपको रुकना है थोड़ी देर, ठीक है। चलिए, तो यह क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं पहले समझा दे रहा हूं, उसके बाद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखो, एक छोटा सा पौधा घर बनाना है जो पूरे तरीके से संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बना हुआ है। अब संपूर्ण रूप से शीशे का बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी चारों दीवार शीशे की है, छत भी शीशे का है और फर्श भी शीशे का है ना। सभी 6 फलक शीशे की है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस घर को बनाने में शीशों का क्षेत्रफल बताइए, कितने शीशे का क्षेत्रफल प्रयुक्त होगा, कितना शीशा आपको लगेगा अगर आपको ऐसा घर बनाना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको डायरेक्ट ये बोला नहीं गया है क्या निकालना है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे? सिर्फ आपको ये देखना है कि शीशे की जो लंबाई, इस घर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों ही चीज आपको दी गई। ये पूरे तरीके से शीशा का बना हुआ है, चारों दीवार भी, छत भी, फर्श भी। तो कितना शीशा प्रयुक्त होगा, कितना शीशा यूज होगा इस घर को बनाने के लिए? चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे। और अभी कोई भी क्लास किसी को छोड़कर नहीं जाना है। 15 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है। 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, तो जल्दी से आंसर करना है आपको। दस सेकंड, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। पांच सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, सर 5 सेकंड और है। हाँ 5 सेकंड और है।
अच्छा, सुनील के नाम से जो बच्चे हो, चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। पोल को अब एंड करेंगे और इसको अब डिस्कस किया जाएगा। चलो अब आपका पोल एंड किया जा रहा है। अब ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला गया कि आपको क्या बताना है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सीधे सीधे आपको ये दिख रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। ये संपूर्ण रूप से अगर शीशे का बना हुआ है तो जितना भी इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो भी इसका टीएसए होगा, उतना ही शीशे का भी क्षेत्रफल आपको यूज में आएगा, मतलब उतना ही शीशा आपको लगेगा इस घर को बनाने के लिए, है ना। तो इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब एक तरीके से आपको ये बोला जा रहा है, इस जो भी घर है शीशे का, इसका टीएसए बताइए, है ना। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है एक घनावाकार शेप का, है ना, और इसका टीएसए आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये वाले फिगर को एक नए पेज पे बना दिया। जो जो भी चीज दी गई है, लंबाई का मान आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान भी 25 सेंटीमीटर, जो जो दिया गया था वो मैं लिख दिया, है ना। अब बोलोगे टीएसए यानी सी से कितना यूज होगा, जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही यूज होगा। तो टीएसए का मान आप सॉल्व कर लो, फॉर्मूला जो भी आपको पता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। अब 2 को तो 2 लिख दिया, एल का मान आपको दिख रहा है 30, बी का मान आपको दिख रहा है 25, फिर से बी की जगह मैं 25 लिख दिया। एच का मान, ऊंचाई भी 25 ही है तो ऊंचाई की जगह पे 25 लिख दिया, फिर से ऊंचाई 25 और एल यानी लंबाई का मान 30 रख दिया, ठीक है। अब आप आगे बढ़ोगे, 30 गुना 25 करोगे तो आपको मिलेगा 750, 25 गुना 25 करोगे तो 25 का वर्ग सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए 625, आपको बोला गया था 25 तक के वर्ग याद रखने। फिर से 25 गुना 30 करोगे तो 750, है ना। चलिए अब आगे बढ़ोगे तो इन सभी को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 750 और 750 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1500, 1500 में 625 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 625 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2125, यानी 2125। और इसको सोल्व करने पे 2 इंटू 2125 सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4250 सेंटीमीटर वर्ग, है ना। तो यही हमारा सही उत्तर होगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा आंसर था, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, फिर अभी होमवर्क आपको दिखाया जाएगा कि क्या होमवर्क है आपका, ठीक है। और क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। चलिए, तो ये सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 छोड़ देना है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, तो ये सारी चीज आपको नेक्स्ट क्लास के पहले ये सारे एक्सरसाइज कर लेंगे।